This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाजरीन, वेलकम टू बिज़नेस टुडे। मैं हूं अली नासिर। जिन मौज़ूआत के ऊपर हम रोज़ाना की बुनियाद पर बात करते हैं, बिज़नेस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और इसके अलावा सोशल और सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर भी हम कोशिश करते हैं गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इसको न भूलते हुए कि डेली टाइम्स की शह सुर्खियाँ क्या हैं उस पर मुख्तसर तज़किये ज़रूर कर लेते हैं, ऐसी चीज़ों के ऊपर जो हमारी माशी सूरत हाल के ऊपर असर अंदाज हो सकती हैं। सबसे पहले आज के मेहमानों मेज़बान का तारुफ़ कराता चलूँ, जनाब SM आरिफ साहब, जो कि एक माशी तज़किया कार हैं। वेलकम करूँगा सर आपको। शुक्रिया बहुत बहुत। SM आरिफ साहब, हमेशा की तरह प्रोग्राम का आगाज़ ज़रा PSX से कर लूँ जी प्लीज़, ताकि आई कैन हैव दिस आउट ऑफ द वे। फिर बहुत सारी और बातें हैं जिसके बारे में बात करनी है। PSX माजरत तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। 39,500 पॉइंट्स क्रॉस करने के बाद हैरान कुन हद तक मार्केट में इजाफे की वजह लोग जानना चाह रहे हैं। MSCI का इफ़ेक्ट हम देख चुके, उसके बाद मार्केटों का बिहेवियर ब्रेक्जिट के बाद हमारी आंखों से हमने देखा। मामलात आगे पीछे हुए, लेकिन मार्केट इतनी ऊंची चली गई कि मेरी सारी तालीम, मेरी सारी प्रेडिक्शन सब धरी की धरी रह गई। SM आरिफ साहब, आपकी जाने बाता हूँ। वैसे तो ये मौजू जुज़वी तौर पर आपकी पसंद का है, जुज़वी तौर पर मईशत के मुतालिक हम बात करते हैं, बहुत सारे हक़ाइक़ पर आप गुफ्तगू करते हैं। 39,500 और शायद मेरी नफ़ी हो जाए। चंद लोग कहा करते थे 40,000 पॉइंट क्रॉस हो जाएंगे। मैं कहता था ऐसे कभी नहीं हो सकता, लेकिन कहता तो मैं ये भी था कि जजेस की बहाली नहीं होगी। लेकिन अगर 39,500 और 40,000 भी कल मार्केट क्रॉस कर जाती है, जज भी साहब का अदवार में बहाल हो गए। एक साहब का मैं कहता था कभी सदर नहीं बन सकेंगे, वो सदर भी बन गए, तो मेरे ख्याल अब कश्मीर भी आज़ाद हो जाएगा। ये एक अच्छी बात इससे निकल के आती है कि अगर ये तीन नामुमकिन चीज़ें हो गई। एक साहब थे जिनके बारे में मैं कहता था ये कभी सदर नहीं बन सकते, शायद पाकिस्तान भी कभी वापस ना आ पाए, वो मुल्क के सदर भी बन गए। जज बहाली के मुतालिक मैं कहता था जज कभी बहाल नहीं होंगे, बल्कि मैं कहता था ये कश्मीर की आज़ादी वाला लोग लगाते थे बोर्ड, मैंने कहा ये भी हटा दें, लेकिन जज भी बहाल हो गए और मार्केट 40,000 क्रॉस हो गई। इसके माने ये हैं कि कश्मीर भी आज़ाद हो जाएगा। बाकी आप, मैं चाहूँगा आप इस पर तज्जिया करें। एक चीज़ में मेरा तज्जिया और असेसमेंट ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखें पाकिस्तान की हवाले से, तो स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट का बड़ा क्लोज रिलेशनशिप रहा है। और फंड्स क्योंकि ज़्यादा एवेन्यूज़ तो है नहीं, तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि जो जब तक वो प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के ऊपर जो चीज़ इस वक्त टर्मोइल क्रिएट की हुई, टर्मोइल उस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि फॉर दोज हु आर इनटू रियल एस्टेट बिजनेस, वो पैसा बतदरीज इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि इस वक्त तक कोई पॉजिटिव एवेन्यूज़ उनके सामने दूसरे नहीं है। मतलब इसी लिंक को मैं उस चीज़ से भी कनेक्ट करता हूँ कि जो CPEX जैसे प्रोजेक्ट, जहाँ पे लोगों के लिए बड़ी बेइंतहा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ क्लियर डायरेक्शन उस तरफ पैसा नहीं जा सकता। तो शॉर्ट टर्म में स्टॉक एक्सचेंज में, क्योंकि वही इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड कैपिटलाइजेशन के साथ उन्हीं शेयर्स की वैल्यूज तो नहीं, लेकिन इस पे इन्वेस्टमेंट पे कोई असर पड़ रहा है। 39,500 मींस कि जो एग्जिस्टिंग कंपनी जैसे आपने कहा, जी वही शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं। जी, तो वो बाय द लिटरल सेंस इन्वेस्टमेंट यानी एसेट क्रिएशन के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं, मैं नहीं समझता उसकी, क्योंकि बेसिक वजह ये है कि वो एग्जैजरेटेड वैल्यूज़ हैं उन्हीं शेयर्स की, बिकॉज मार्केट में दूसरा कोई एवेन्यू नहीं है। तो वहाँ पे अगर आप उनकी यानी साल का तज्जिया कर लें और उनके रिटर्न्स देखें या डिविडेंड्स देखें, तो वही कैपेसिटी है। तो जो ये वैल्यू है ये इन्फ्लेटेड वैल्यू है एक्चुअली इन रियल सेंस। और ये शॉर्ट टर्म में पार्किंग लॉट है जहाँ पे पैसा फंड्स पार्क हो जाएंगे। जी हाँ, वक्ती तौर पर। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपने बीच में कही, लेकिन लोग उसको शायद ना समझ पाए, कैपेसिटी का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं उनकी अर्निंग कैपेसिटी में कोई खातिर खा इजाफा नहीं देखा? क्योंकि वही बिजनेस तो वही है, बल्कि उनके हार्डशिप्स भी वही हैं। अगर रियल सेंस में प्रोडक्शन यूनिट्स के देखें, सर्विस इंडस्ट्री में भी देखें, तो चाहे वो बैंकिंग इंडस्ट्री हो, एनर्जी हो, दूसरे उनके इस वक्त तक तो ये जो। सर आपकी इजाज़त से जी हाँ, मैं आपसे पॉप क्विज जल्दी जल्दी करता जाता हूँ। आप मुझे बताइएगा अर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा है या कम। मैं चाहूँगा कम से कम वक्त के अंदर हम पूरे स्टॉक एक्सचेंज को कवर कर लें।
जी। अब अगर आप इजाज़त दें। हाँ। सर ऑटोमोबाइल असेंबलर, जी हाँ, इनके अंदर आपके ख्याल से क्या कोई कैपेसिटी में इंक्रीज आई है, अर्निंग कैपेसिटी? मैं जल्दी आपसे पूछता हूं। इनकी थोड़ी ऑटोमोबाइल में थोड़ा सा है क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट्स उनके बढ़ रहे हैं ओवर द इयर्स। अच्छा, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज वो भी अलाइड हो गई, बेहतर हो गया। अच्छा, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स, इसमें रिस्ट्रिक्टेड कंपनी आपको पता है जी। लेकिन इसमें आपके ख्याल से कोई हाउस, क्योंकि इनका हाउसिंग से भी बहुत डायरेक्ट ताल्लुक होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी होता है, कुछ आपको लगता है इसमें कोई इंप्रूवमेंट आई होगी? इसमें मैं नहीं समझता क्योंकि उसका नेटवर्क एक्सपैंड नहीं हो रहा है इलेक्ट्रिकल ग्रिड्स का। प्रोडक्शन कैपेसिटी जो शॉर्टफॉल है उसी को कवर हो रहा है, तो यानी प्रोपोर्शनली इसमें कोई ज़्यादा चेंज। अच्छा, सीमेंट इसमें आना चाहिए और इसकी कैपेसिटी भी है। अच्छा, यहाँ पर हमारे यहाँ एक सेक्टर है केमिकल का सेक्टर, बेसिकली आई अज्यूम दैट इट विल बी इंडस्ट्रियल केमिकल। जी हाँ, आई अज्यूम डाइज इन, जी हाँ। इसमें तो ये तो डायरेक्टली रिलेटेड है आपकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से। जी। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऐसी कोई देख रहे हैं जिससे खातिर खा इजाफा होगा? खातिर खा का लफ्ज इस्तेमाल कर देता हूँ क्योंकि थोड़ा इजाफा तो हर साल होता ही रहता है। केमिकल इंडस्ट्री जो है ना एक्चुअली कंजम्पशन को से डायरेक्टली रिलेट कर रही होती है। जो प्रोडक्शन है हमारी, चाहे वो टेक्सटाइल्स की हो, दूसरे और प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्शन तो बढ़ रही है मगर नए इंडस्ट्रियल यूनिट्स या नए वो नहीं बढ़े। तो क्योंकि हमने बहुत सारी इंडस्ट्रीज आप देखिए बिलो कैपेसिटी ऑपरेट हो रही थी। अच्छा, इसके अलावा क्लोज एंड म्यूचुअल फंड को तो रहने देते हैं, स्टॉक से रिलेटेड है। कमर्शियल बैंक्स के अंदर आप देखते हैं कोई राइज, क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग नहीं बढ़ी जी, इंटरेस्ट रेट कम हो गया जी कमर्शियल पेपर पर, आपके ख्याल से इनका कोई ऐसा खातिर खा कोई आपको ग्रोथ पोटेंशियल दिखता है? खातिर खा अर्निंग कैपेसिटी इसमें यह है कि जो रिवर्स प्रोसेस होने जा रहा है अगस्त के अंदर, जब मैक्सिमम लोगों के गवर्नमेंट पेपर से विड्रॉल होकर वो अपॉर्चुनिटी जो है इस तरफ नजर आएगी, तो बैंक्स विल बी फोर्स्ड टू गो टुवर्ड्स लैंडिंग। अब ये कि अगर मार्केट में डिमांड होगी तो एडजस्ट कर जाएगा वो। अच्छा, इंजीनियरिंग का शोबा है, वैसे तो इसमें कुछ मेरी अपने को तहफ़्फ़ुज़ात होंगे कि चंद चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंजीनियरिंग से शायद, लेकिन फिर भी इंजीनियरिंग का शोबा है हमारे मुल्क में बहुत कमज़ोर है। हर बंदे को पकड़ें तो वो उसके घर के अंदर 50 इंजीनियर हैं, लेकिन इंजीनियरिंग की कोई तख्लीक नहीं है, कोई नयापन नहीं है। खैर, इस चीज़ को हम छोड़ देते हैं। आज भी हम पता नहीं लैंड्सडाउ ब्रिज पता नहीं कौन सा सखर का दिखाते रहते हैं, ये इंजीनियरिंग मार्वल, हमने खुद कोई काम नहीं किया। कैंची पुल बनवाते हैं वो भी चाइना से। खैर, कहते हैं कर्जा प्यार की कैंची होती है। खैर, लेकिन यहाँ पर मुझे बताएं इंजीनियरिंग के अंदर कोई खातिर खा इजाफा देख रहे हैं इस सेक्टर के अंदर? जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, पहले तो आपको पता है वैसे भी इंजीनियरिंग सेक्टर पाकिस्तान का सुखड़ा हुआ है। डू यू सी एनी एक्सपेंशन और एनी अर्निंग पोटेंशियल इंक्रीज? जो एक्टिविटी रेट है वो इंक्रीज नहीं, हालांकि वो रिलेटेड है बहुत सारे जो पोटेंशियल ऑप्शंस जो प्रोजेक्ट्स आने जा रहे हैं जी। अच्छा, यहाँ पर फर्टिलाइजर सेक्टर का बताएं। फर्टिलाइजर में भी है क्योंकि देखिए जो गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम एडमिट भी किया और क्रॉप भी डिफेक्ट हुई, उनको मेरे ख्याल में थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अच्छा जी हाँ। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, मैं 2-3 चीज़ें और भी चाहूँगा कि ये फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं जैसे। जी हाँ। अब मैं थोड़ा वैसे आपको बताऊँ, इसमें एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसमें MNC की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है। तो लेकिन इसके बारे में भी हम बात करते हैं। एक छोटी सी हम ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू हम जारी रखते हैं। मेरे ख्याल से कोई 8 सेक्टर और होंगे ऐसे जिनके मुतालिक हम बात कर सकते हैं कि अर्निंग पोटेंशियल एक्चुअल है कि नहीं। मैं कोशिश करूंगा उन पे बात हो जाए, नहीं तो टू बी कंटिन्यूड कर देंगे क्योंकि नाजरीन के भी बड़े सारे सवालात होते हैं। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी। हमारे साथ मेज़बान मेहमान के रूप में आज हैं जनाब SM आरिफ साहब, माशी तज्ज़ियाकार। इसके साथ साथ बताते चलूँ नाजरीन कि हमारे जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक अब हम आपके सवालात भी प्रोग्राम के अंदर शामिल कर सकते हैं। चंद आ चुके हैं और अगर आप चाहें तो प्रोग्राम के अख्ताम तक आप सवालात भेज सकते हैं। जो आज पूरे हो गए ठीक है, बाकी कल हम तकरीबन, मुझे बताया गया 3 से 4 सवाल हम ले सकते हैं। तब तक के हम अपनी गुफ्तगू भी कर रहे हैं, फिर हम अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करने के बाद आपके सवालात की जानिब आएंगे। फेसबुक पे बिज़नेस प्लस के पते जो हैं वो आपके सामने आते रहते हैं। आपका खादिम अली नासिर बिज़नेस प्लस की पहचान के साथ गूगल पे ढूंढा जा सकता है और आप मुझे पैगामात भेज सकते हैं। हम दोनों को टैग कर सकते हैं, बिज़नेस प्लस अली नासिर को। उस सूरत में पैगामात लाइव आ जाएंगे। ऐसे हमारे सब इससे इंटरेक्शन क्रिएट हो जाती है। ब्रेक के दौरान आप कह रहे थे कि जी मैं बड़ी जल्दी से आपको आगे ले गया,
तो इंजीनियरिंग के सेक्टर के मुतालिक आप कुछ बताना चाह रहे थे बीच में, मैं माजरत चाहूँगा कि अर्निंग कैपेसिटी पोटेंशियल। नई कंपनीज तो लिस्ट नहीं हुई हैं, मगर इंजीनियरिंग कंपनी में जो पावर सेक्टर और पावर रिलेटेड इंजीनियरिंग है उसमें बड़ा पोटेंशियल है। बात यह है कि वो चीज़ें ज़्यादा पब्लिकली सरफेस नहीं हो रही हैं कि एक्टिविटीज़ उसमें क्या जनरेट हो रही हैं, तो वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा लोगों को किसी वक्त एजुकेट करना ज़रूरी है। जी हाँ। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊं, उसमें कुछ डाइवेस्चर्स ऐसे हुए हैं, कुछ डाइवेस्टमेंट्स ऐसी हुई हैं कि जिसकी वजह से थोड़ा एक्चुअली क्या है कि आजकल सही बात करना थोड़ा पाकिस्तान में जुर्म समझा जाता है। तो जब मैं मुआशी हकायक कहते हैं ना कि जिसकी गुड्डी उड़ रही होती है, जब गुड्डी उड़ रही होती है तो अगर आप कह दें कि यार तुम गलत उड़ा रहे हो तो क्या होता है, सारी दुनिया आपकी दुश्मन हो जाती है। लेकिन जिस वक्त बहु काटा उस वक्त हर आदमी कहता है यार तुमने गलत किया, तुमने ये किया। अभी जो है ना इनकी मईशत की गुड्डी सरफेस के ऊपर उड़ रही है। अभी अगर मैं इनको बताऊंगा कि इनके मुल्क से डाइवेस्टमेंट हो गई, मैं सीमन की एक बात वैसे बात करता हूं, आपके ख्याल से क्या सीमन की एक्सपेंशन हुई है या उसकी एक तरह से मतलब आप जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, बहुत बड़ी कंपनी दुनिया की, अगर वो उतना ज्यादा काम नहीं कर पा रही पाकिस्तान में, बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कोई तो बात है। इसको थोड़ा सा लोगों को ज़रा डीपर कॉन्टेक्स्ट में देखने की ज़रूरत है कि सीपैक का मेजर पोर्शन जो है इन्वेस्टमेंट का वो प्लान्ड है टुवर्ड्स एनर्जी सेक्टर, और एनर्जी रिलेटेड डायरेक्टली जो कैपेसिटी मुल्क में थी और जो बढ़ने की ज़रूरत थी वो बड़ा आउटस्टैंडिंग एरिया था जो पोटेंशियल है। जबकि जर्मन ओरिजिन की जो कंपनी जब डाइवेस्ट कर रही है तो ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है उसका बड़ा एक रोल होने जा रहा है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताऊं, जी हाँ, मुझे बरतानवी, अभी मेरी दोबारा भी शायद मुलाकात हो, बरतानवी सिफारतकार थे कि उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा फॉरेन इन्वेस्टर आज की तारीख में भी यूनाइटेड किंगडम है। एम आई करेक्ट? उन्होंने कहा यूनाइटेड किंगडम इन वेरियस सेक्टर्स थ्रू आउट, और ये तो हमें होगा ही क्योंकि हम कॉमनवेल्थ का पार्ट रहे हैं। तो एक ज़माने में दे इन्वेस्टेड हेवीली इनटू पाकिस्तान, एट वन टाइम दे वर हेवीली इन्वेस्टेड इन एनर्जी आल्सो, मच मोर देन व्हाट दे आर टुडे। तो रेशियो के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, बट इन फ्यूचर आई डोंट थिंक दे वुड बी द बिगेस्ट इफ द चाइनीज इन्वेस्टमेंट कम्स इन, बट दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट, दिस आई कैन टेल यू। एक आध चीज़ ज़रा और इंटरेस्टिंग है जो समझने की, ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट्स में, बड़े इन्वेस्टमेंट्स में कुछ जैसे ऐसे प्रोजेक्ट जैसा गैस प्रोजेक्ट्स थे जहाँ पे बीपी के थ्रू या दूसरी इंडस्ट्रीज़ के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स हुए थे, और पुराने एग्रीमेंट्स और अरेंजमेंट्स ये होते थे कि री इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग जो होती थी उसका भी एक एलिमेंट था। मगर अगर आप ये देखें कि न्यू प्रोजेक्ट्स एंड न्यू इन्वेस्टमेंट्स जो थे तो वो ग्रेजुअली कम थे, अगर पिछले 10 साल 15 साल के अंदर आप मुवाजना करने जाएं। जी हाँ, तो हमें जब असेसमेंट करनी है तो ये देखना होगा कि नई अपॉर्चुनिटीज़ में किस किस ने नए इन्वेस्टमेंट्स किए हैं और नए इन्वेस्टमेंट्स की तरफ आ रहे हैं, तो ये एक एलिमेंट है। मगर मैं दूसरी तरफ ये निशानदेही करना चाहूँगा कि ये ब्रिटेन के एग्जिट को कंक्लूड होते में दे विल हैव टू एग्रेसिवली वर्क टुवर्ड्स दोज मार्केट जहाँ पे ये पहले ऑपरेट करते थे, क्योंकि ईयू के ऊपर कुछ थोड़ा सा इनको सेटबैक भी होगा इनके ब्रेक्जिट के बाद। जी हाँ, तो दे विल रीअसेस देयर सिचुएशन इन इन्वेस्टमेंट, तो उसमें इनके पास बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स हैं, इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वगैरह ऐसी मार्केट्स में। जी हाँ, हमें एक पर इन्हिसार कभी भी नहीं करना चाहिए सर, सब पे करना चाहिए। यहाँ पे चंद सवाल आते हैं सर, कुछ मईशत के मुतालिक हैं, और उसमें जनाबे वाला यूसुफ मेमन साहब बोलते हैं, क्या IMF हमें हुक्म नहीं देगा, मतलब इंक्रीज़ रेट्स इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इनकम टैक्स वगैरह से, प्रॉपर्टी टैक्सेस, क्योंकि उनका कहना ये, क्योंकि 4 अगस्त को डार साहब IMF से अलग हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है, अलग हो रहे हैं? नहीं, अलग नहीं हो रहे हम, मेरे ख्याल से अब उनके वो जो कर्ज लेने का चक्कर है उससे थोड़े से अलग होंगे। वापस तो हमें देना पड़ेगा, बड़े सगीर में एक असूल है, लोग कर्जा ले लेते हैं ये सोच कर कि वापस नहीं करना पड़ेगा, वापस तो करना पड़ेगा, लेकिन ये कि शायद मजीद और कह रहे हैं लोग कि जान छूट जाएगी, मजीद और नहीं लेंगे। इस बारे में अपनी राय दें। हाँ, मैं ये समझना चाहूँगा कि क्या हम मजीद नहीं लेंगे या हम अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पे पहुँचे हुए हैं, जब हम कर्ज ले लेके अपनी वहाँ पे हम लॉक हुए हैं। तो मतलब अगर हमें एग्जिट करने का वही इंडिविजुअल्स डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी में मौजूद थे, तो क्या वो सडनली रिएक्शन है या वी हैव रीच टू द मैक्सिमम लिमिट जहाँ पे हमें कर्ज लेना था? तो इसको इस अंदाज में हमें देखने की ज़रूरत है।
यानी आप इसको एक मुख्तलिफ एंगल से देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कहीं हमने अपनी लिमिट, क्रेडिट लिमिट एग्जॉस्ट तो नहीं कर दी। जी हाँ, क्योंकि अगर आपने एग्जिट ही करना था तो इस लेवल पे पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप तो अपने इवन बोरोअर्स भी डाइवर्सिफाइड सोर्सेज से ले सकते थे। अच्छा, यहाँ पर बताता चलूँ कि मोहम्मद अयूब साहब ने कुछ तस्वीरें भेजी जिनका कुछ मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कुछ लोगों की तस्वीर भेजी है जो कि मसले मसाइल का शिकार हैं। और मतलब ये है कि एक माशरे की शायद उन्होंने मुफलसी के मुतालिक बताने की कोशिश की है कि गरीब के हाल के अंदर हैं, बिजली न होने की वजह से पंखा भी नहीं चल रहा और ख़ुराक भी नहीं लोगों के पास, लेकिन मैं वो नहीं दिखा सकता। साथ ही साथ जिक्र करता चलूँ, हारून बिन रज़ाक साहब भी अच्छी नेक ख्वाहिशात भेज रहे हैं हमारे लिए, बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम। और इसके साथ ही हम आगे चलेंगे, लेकिन एक बात आपको बताता चलूँ कि हमारे पास इंडिविजुअल शेयर्स के मुतालिक बहुत सारे सवालात आते हैं। और किसी ने BOP के बारे में पूछा है, मैं ज़ाहिरी बात है उनका नाम लिए बगैर बात करूँगा, लेकिन मैं इंडिविजुअल शेयर्स के ऊपर कोई जो है वो अपना व्यू नहीं देता। ताहम आप देना चाहें तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, क्योंकि हर शख्स बोलता है कि जी फ़लाँ शेयर चलेगा और ज़्यादातर बैंक्स के बारे में पूछते हैं, लेकिन मैं इनको बता चुका हूं कि मैं इंडिविजुअल शेयर्स पर बात। आई थिंक वो थोड़ा सा अनफेयर होगा क्योंकि वी विल बी अननेसेसरीली इन्फ्लुएंसिंग द जी, उसके लिए दीगर और प्रोग्राम हमारे मौजूद हैं, ताहम तज्जियाकारों को पूरी इजाज़त देते हैं कि वो अपनी राय ज़रूर दें। यहाँ पर बैंकिंग के मुतालिक मोटा मोटा असर मैं बता दूँ, अगर शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये जी और शेयर का नाम लिए बगैर मैं बताऊँ 1.5, 2, 2.5 रुपये का शेयर बिक रहा है, इसका मतलब है उसकी कारकर्दगी कोई नाकिस रही होगी, तो वो जब सब्सक्राइब हुआ था तब जो उसकी कीमत थी उससे कम पे बिक रहा है। बिल्कुल, यानी अपनी फेस वैल्यू, पार वैल्यू से कम पे बिक रहा है। इसका मतलब अब उसने कोई निकम्मी हरकतें की होंगी, कोई बहुत ही थर्ड क्लास कारकर्दगी दिखाई होगी, जो 10 रुपये का शेयर, मैं किसी बैंक के मुतालिक, चंद बैंकों के मुतालिक लोग पूछते हैं, लेकिन अगर 10 का शेयर 1.5 का मिल रहा है, 2.5 का मिल रहा है, इसका मतलब, और बैंक की बैलेंस शीट बड़ी मुनफरिद किस्म की होती है ऐसे हमारे साथ, आप भी उस पर एलेबोरेट करेंगे। लाइबिलिटी जो है ना वो उनकी होती है डिपॉजिट, और एसेट होता है उनका कर्जा। इसीलिए बैंक जो है, जो लोग कर्जे लोग बोलते हैं डिपॉजिटर को तो कुछ पैसे नहीं देते, और जो उधार लेने आता है उसकी अय्याशियाँ मज़े, उसकी वजह ये है कि एसेट यानी बैंक का असासा उधार है, कर्जा है जो आपको दिया हुआ है, और उसकी लाइबिलिटी यानी उस पर बोझ, उसके वाजिबात वो हैं जो आपके डिपॉजिट हैं। बेसिकली ये कभी अकाउंटेंट्स कभी अपना व्यू चेंज नहीं कर सकते, आप भी अपनी राय दे सकते हैं। एक एलिमेंट जो थोड़ा सा इन टाइप के, इसमें ये भी थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बहुत सारी सिचुएशंस में जो एक्यूमुलेटेड इनएफिशिएंसीज थी, जी। तो अगर वक्ती तौर पे कोई बेहतरी भी उसमें आ रही है तो उसमें वो पीछे बोझ है जो पिछली दफ़ा या पिछले सालों में उनकी इनएफिशिएंसीज ज़्यादा रही हैं। तो ये भी एक एस्पेक्ट जो है वो बैंकों में जो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स हैं और ये सारी चीज़ें ये आपको ड्रैग कर रही होती हैं। अच्छा, जापान के अंदर रूनुमा होने वाली तब्दीलियाँ जो कि उनके शिंजो आबे साहब जो वज़ीर आज़म हैं, शायद उन्होंने कुछ बतलाया है या कुछ समझ में आया है। उन्होंने बोला 267 अरब डॉलरों का प्रोग्राम, और इस सिलसिले में जो है वो क्या हुआ है कि यूरोपियाई स्टॉक्स के अंदर जो है तेज़ी आई, और यूके में भी कुछ ग्रोथ की तवक्को की जा रही है। अब इसकी तफसील मुझे नहीं पता, मैंने खुद सुनी थी खबर ज़राए अबलाग में। आज आपके साथ थोड़ा सा मुख्तसरन जिक्र कर लेता हूँ। सुबह में जी अमेरिका के अंदर हमारा अकेला प्रोग्राम है, तमाम सिफारतकार वगैरह देखते हैं। इंटरनेशनल के ऊपर मुझे बताया गया कि इंटरनेशनल सिचुएशन के ऊपर ज़रूर प्रोग्राम में गुफ्तगू किया करें। तो आज डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी का इजलास हुआ फिलाडेल्फिया शहर में, अमेरिका के अंदर। वहाँ पे सदर बुराक हुसैन ओबामा जो हैं उन्होंने अपना खिताब किया, और उसमें उन्होंने अमेरिका की माशी तरक्की के मुतालिक भी बहुत सारी चीज़ें बताईं। ज़ाहिर बात है और भी ज़ाविये बताए। उनकी जो वीडियो चली, जिस वीडियो के अंदर उनकी कामयाबियों का जिक्र था, उसमें मुझे पाकिस्तान की कुछ तस्वीर दिखाई दी थी। खैर एनीवे, मतलब उनकी कामयाबियों के अंदर सबसे अहम कामयाबी जो दिखाई गई उसमें पाकिस्तान की तस्वीर बहुत ज़्यादा थी। पता नहीं, मैं आवाज़ नहीं आ रही थी उस वक्त टीवी की, तो मैं सुन नहीं सका। खैर, बुराक हुसैन ओबामा साहब हमेशा बहुत अच्छा बोलते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, और मईशत के मुतालिक बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हुई। हमारे यहाँ मईशत क्यों मौजू नहीं होता, जब जो हमारी जो क़यादत है वो मईशत को क्यों संजीदगी से नहीं लेती। उन्होंने हेल्थ केयर के बारे में बात की, एजुकेशन के बारे में बात की, जॉब्स के बारे में बात की। हमारे यहाँ कब बात नहीं होती, क्यों नहीं होती? दोनों एस्पेक्ट्स हैं इसमें। एक तो मेरे ख्याल में बस माजरत में अर्ज़ करूँगा
कि बहुत सारे लेजिस्लेटिव मेंबर्स, कैबिनेट मेंबर्स, और वो पूरी तरह से इन चीज़ों को एसेस भी नहीं कर पाते, और जी, और इसी वजह से वो इन चीज़ों को, टॉपिक्स को जनरलाइज हद तक रखते हैं, डिटेल्स में नहीं जाने की कोशिश करते हैं। और ये अगर आप मवाजना करें पाकिस्तान में, एक लम्हे के लिए आपको रोकूं? जी जी प्लीज़। हमारे पास पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो फिगर्स और नंबर्स हैं वो स्क्रीन के ऊपर हमें दिखाई देंगे। नहीं, मार्केट खुल गई, बताना बड़ा ज़रूरी है। हमारे सरमायाकार बड़े जज्बाती अंदाज के अंदर मार्केट को देखते हैं, तो अब चूँकि हमारा ये सिलसिला शुरू हो गया तो मैंने कहा अब इसको जिक्र करते चलें। जनाब ये खुल गई, मुझे बताया जा रहा है ये रियल टाइम लाइव आ रही है भी इस वक्त है 39,494, अभी इसमें फिर 59.5 हैं। ये मेरे ख्याल ये अभी जो है ये सिचुएशन अभी ये बता रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज की। KSE 100 इंडेक्स आया, KSE 30 इंडेक्स आ रहा है, और इसके KSE 30 इंडेक्स के भी मुझे बता रहे हैं मार्केट खुल गई लाइव, इसके 22,795.94 पॉइंट्स के ऊपर जो है करंटली चल रहा है। तो इसमें भी यह मुस्बत इजाफा देखने में आ रहा है। तो ये सूरत हाल है जनाबे वाला। अभी ये KSE ऑल शेयर्स इंडेक्स भी आएगा, मतलब PSX ऑल शेयर्स इंडेक्स होगा अब तो, है ना। तो KSE 100 इंडेक्स होगा, इसमें भी जो है वो अगर आप देखें अभी मौजूदा सूरत हाल आ रही 26,270.2 सिवर पॉइंट्स के ऊपर ये खड़ा हुआ है रियल टाइम। इसके अलावा भी मैं आपको बताता चलूँ कि बिजनेस प्लस के ऊपर जो है ना लाइव टिकर भी चल रहा होता है, उस पर भी आप देख सकते हैं। हाँ, ये अभी कंपनी के जो अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर इन्होंने ग्राफ बना के दिया भी है। 80 कंपनियों की कीमतों में इजाफा, तो 34 की कीमतों में कमी, 6 मुस्तहकम, 120 में टोटल काम हुआ है। भी काम जिन कंपनियों में हुआ है ना उन सब का ही जिक्र कर देते हैं, जितनी कंपनियों में काम हो रहा है बिल्कुल, तो ये उन सब का इन्होंने जिक्र कर दिया उसमें। तो ये एक तज्जिया, माजरत आपकी बात मैंने बीच में थोड़ी सी मुख्तसर किया, आप दोबारा से उसको मौजू को कर लें। आप बता रहे थे भी पाकिस्तानी उस पर रोशनी डाल रहे थे। जी हाँ, मवाजना बेसिकली आपका सवाल ये था कि हमारे पास यानी इकोनॉमिक एस्पेक्ट से क्यों नहीं असेसमेंट हो रही होती, और इसको उसके वजह यह है कि मोर और लेस मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स जो है उनकी डीपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती इन चीज़ों के ऊपर। तो बड़े मतलब रूटीन की चीज़ों के ऊपर ही डिस्कशन हो रही होती है और होती है, और इसी वजह से हमारा ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर ये डिक्लाइन हो रहा है, सोशल डिक्लाइन। मैं उस सेंस में कहूँगा कि इकोनॉमिक फोकस नहीं रहता है। मैं सिर्फ अगर आप सिंध प्रोविंस की एग्जांपल लें तो आप 20 साल का तज्जिया कर लीजिए और उसमें देखिए कि क्या हमारी पॉलिसीज़ में रिफ्लेक्शन है। मैं पॉलिसीज़ के हवाले से बात करूं जो आपको रिफ्लेक्ट करता है कि डिसीजन मेकिंग कहाँ है, जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करनी है। देयर आर सो मैनी पोटेंशियल ऑप्शंस टू रिवाइव इकोनॉमी, टू एक्टिवेट इकोनॉमी। हमारे वही मतलब बजट तक जो है वो जुमले और वो है वो पिछली 25 मेरे ख्याल शऊर भी नहीं है, थोड़ा इल्म भी नहीं है, जी हाँ, थोड़ी बसीरत भी नहीं है। तो ये तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। लेकिन आपने अच्छा उसका खुलासा कर दिया। वहाँ पर एक चीज़ और भी मैं बताता चलूँ कि वहाँ पर एक और सेनेटर है, मेरी ख्वाहिश होगी जलील अब्बास जिलानी साहब से, जो कि अमेरिका में पाकिस्तान के सिफारतकार हैं, कि वो जाके सेनेटर बर्नी सैंडर्स से ज़रूर मिल लें। सेनेटर बर्नी सैंडर्स का ताल्लुक जो है वो तो न्यूयॉर्क से है बुनियादी तौर पर, लेकिन एक छोटी सी रियासत है वर्माउंट, उसके वो सेनेटर हैं, बहुत ही ज़्यादा मुतासिर कुन शख्सियत, और अमेरिका के जो हैं ये हिलरी क्लिंटन के ख़िलाफ़ सदारती इंतखाब के अंदर वो भी लड़ रहे थे। तो उनका बहुत असर व रसूख है, और उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो हैं इतनी ज़्यादा मौसर आप कह लें, या उनका इतना ज़्यादा मकबूलियत बढ़ चुकी थी उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर, जिसके अंदर अमेरिका में मिनिमम वेज में इजाफा, तिजारती जो इन्होंने माहिदे कर रखे हैं उनका रिव्यू, और दीगर ऐसे इशूज़ हैं जिसके अंदर हेल्थ केयर सिस्टम और एजुकेशन का तकरीबन फ्री हो जाना, ये सब शामिल है उनका। और जो लोग ना समझ पा रहे, क्योंकि बराक हुसैन ओबामा साहब ने अपनी तकरीर में ये बात कही कि लोग अमेरिका से बाहर ये नहीं जानते कि अमेरिका में इलेक्शन कैसे हो रहे। तो खादिम ये ज़रूर कहना चाहेगा, वैसे आपको बता दूं प्रोग्राम हमारा सिफारतकार वगैरह देखते हैं कि थोड़ी बहुत निगाह हम लोगों ने रखी हुई है और बड़ी करीबी से देखते हैं। एक और जलील अब्बास जिलानी साहब, क्योंकि अमेरिका भी जाता है प्रोग्राम, हमारे सिफारतकार सारे देखते हैं। मैं आपको बताऊँ, जब से मैं उनका नाम लेना शुरू हो गया ना, जिसका नाम ले तो वो फिर शोर मचाता है, फ़ौरन उसको पता लग जाता है। तो जलील अब्बास जिलानी साहब, एक इनसे मिलने, दूसरा हमारे F-16 रुके हुए, उसके लिए सेनेटर रैंड पॉल से मिलने, वो केंटकी के सेनेटर हैं। तो ये खाली वाशिंगटन में बैठकर माइनॉरिटी लीडर से कांग्रेस के मिलना जो है वो नाकाफ़ी है।
और आउटगोइंग गवर्नमेंट के लोग जितने भी होते हैं वहाँ पर, उनसे मिलना, मुलाकातें करना, चाय बिस्कुट खाना, वो किसी फ़ायदे का नहीं। थोड़ा सफ़र करना पड़ेगा, केंटकी जाना पड़ेगा। सेनेटर रैंड पॉल जो है लिबर्टेरियन पार्टी, और लिबर्टेरियन पार्टी के 10% वोट हैं तकरीबन। सदारती उम्मीदवार गैरी जॉनसन, जिनका नाम भी किसी पाकिस्तान ने नहीं सुना, हमारे फॉरेन ऑफिस को एक धेला नहीं अभी पता होगा कि गैरी जॉनसन कौन है। अभी इनकी आंखें खुलेंगी। सदारती उम्मीदवार हैं अमेरिका के, उनके यहाँ ज़रा जाएं, ज़रा सलाम करें। दे आर स्पॉयलर्स। हमारे F-16 उनकी वजह से, देखें लिबर्टेरियंस का बड़ा इन्फ्लुएंस है। आपने देखा होगा एक सेनेटर आते हैं, तकरीर करते हैं, सन्नाटा होता है सेनेट के अंदर, और आपका जो है F-16 रुक जाते हैं, क्योंकि हमारे नॉलेज नहीं है इसकी। एड रुक जाती है, हमारे जो पैसे आने होते हैं, हमारे इकोनॉमिक मसले मसाइल होते हैं, क्योंकि हमारे सिफारतकारों को पता ही नहीं। सॉरी, मैं थोड़ा सा उस तरफ कनेक्ट करता हूँ गुफ्तगू को, कि अगर आप जिस चीज़ का हवाले थे, एक तो इकोनॉमिक असेसमेंट और दूसरी चीज़ जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स हैं उसके अंदर, क्योंकि जो पॉलिटिशियंस हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, जब उनकी गहरी निगाह नहीं होती है दूसरे कंट्रीज़ के, तो हम अपॉर्चुनिटीज़ भी मैक्सिमाइज नहीं कर सकते हैं हर लिहाज से। How closely, I'll just put it this way. We don't know a thing about American politics, where the Americans know everything about our politics. Their think tanks have entire reports on Pakistani politics, Pakistani economics. Our people have zero knowledge of American politics and American economics. Why? हम सबसे ज़्यादा एड उनसे लेते हैं, सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस उनसे मिलती है, हमें कोएलिशन सपोर्ट फंड के पैसे मिलते हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF के पैसे तब तक मिलते नहीं है हमें जब तक हम अमेरिका का अप्रूवल ना ढूंढें। हमारे लोगों को अमेरिका के मुतालिक क्यों कुछ नहीं पता, और उनको सब कुछ पता होता है। उनके लोग यहाँ आते हैं, उनकी पूरी पूरी टीम्स हैं उस पर जो काम कर रही हैं पूरा वक्त, कि पाकिस्तान में सियासत में, मईशत में क्या काम, कौन से एरियाज में पैसे लगाने। आप देखें उनके एड प्रोग्राम जो हैं डिस्टिंक्टली एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं, विमेंस एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं, जो लोग मतलब जो लॉबीज एट वर्क हैं उनको सपोर्ट करते हैं। हमारे यहाँ का अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी मेरे साथ आप लगा लें ये बात, अभी चलें फॉरेन ऑफिस, इनका जो रेलेवेंट डेस्क है वहाँ पे बैठ जाते हैं, पूछते हैं सवाल, 4 सवाल पूछूंगा अमेरिकन पॉलिटिक्स के बारे में, जो अमेरिका में बच्चों को भी पता होगी, अगर बता दें तो सही। आपको पता है GOP जो है, जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, अमेरिका में से ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहते हैं, जो कि रिपब्लिकन पार्टी, अगर मैं सही कह रहा हूँ। मैं थोड़ा सा उस तरफ ज़रा सा आपको बताता हूँ कि अगर दोनों कंट्रीज़ का मवाजना करें जिस हवाले से, चाहे वो उनकी एजुकेशन लेवल, दूसरे एक जो बेसिक फैक्टर है वहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, इस सेंस में कि थिंक टैंक्स हैं, ठीक है, चेंज ऑफ गवर्नमेंट्स जिस तरफ भी हो जाए, जो उनको एडवाइजरी कैपेसिटी में इनपुट दे रही होती है, वही इंस्टीट्यूशन है। उनके आप 20 साल की रिपोर्ट, चाहे वो रैंड है, CSIS दे दें, ब्रोकिंग्स दे दें, ये बेहिसाब इंस्टीट्यूशन है। 100 प्लस तो वो इंस्टीट्यूशन जो स्पेशलाइज है, जी हाँ, जिनका काम ही और नहीं सारी दुनिया में। एक साउथ एशिया का भी एक है ना, जी हाँ, मल्टीपल है उनके सबके डोमेन, जी हाँ, इनमें किसी में सेनेटर बैठा हुआ है, किसी में कांग्रेसमैन बैठे हुए, इसमें इवन कंट्री स्पेसिफिक सेक्शंस हैं जो उनकी स्टडीज में से। ऑन द कॉन्ट्ररी हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ में आप देख लें तो यूनिवर्सिटीज़ में भी जो एक ज़माने में होता था, अनफॉर्चुनेटली हमने बहुत चीज़ें इरोड की अपनी, तो वहाँ पे कम से कम इंस्टीट्यूशन लेवल के ऊपर स्टडीज़ हो रही होती थी, अफ्रीकन स्टडीज़ होती थी, यूरोपियन स्टडीज़। अब अगर आप वहाँ पे जाएं तो उस सब्जेक्ट के ऊपर भी किताबें मौजूद नहीं है, लेट अलोन के वहाँ पर इसके। तो मैं इशारा उस तरफ कर रहा हूँ कि हमें कभी किसी स्टेज पे करेक्शन की तरफ आना होगा और ये इंस्टीट्यूशंस पैदा करने होंगे। हमारे पास पॉपुलेशन की कैपेसिटी तो बहुत है, बताता हूँ, हमारे थिंक टैंक हैं। इस्लामाबाद आप जाएं, उसमें जितनी अंकल आंटियां होते हैं जिनके पास फालतू वक्त होता है, उन्होंने अपने थिंक टैंक बनाए हुए हैं। बहुत सारी अंकल आंटियां उन्होंने बनाए हुए हैं, उनकी एक विजन है। बेसिकली इट्स लाइक अ टी पार्टी, और जिसे कमेटी पार्टी कहते हैं। उस कमेटी पार्टी के अंदर अंकल्स और आंटीज़ बैठते हैं, वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उसके अलावा कुछ रिटायर्ड और इदारों के लोग होते हैं, वो आपस में बैठते हैं, चायस पीते हैं और कुछ इंटरनेशनल बातें करते हैं, कुछ मुकामी बातें करते हैं, कुछ हेयर डाइज़ के बारे में बातें करते हैं कि आजकल हेयर डाइज़ कौन सी अच्छी चल रही हैं, लेकिन इस मुल्क के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करते। थिंक टैंक, आप मुझे बताएं कौन सा आपने ऐसा थिंक टैंक सुना है जो पाकिस्तान की वाटर ट्रीटीज़ को रिजॉल्व करो? कौन सा ऐसा थिंक टैंक है जो FTAs को, मैं ट्रेड एसोसिएशन की बात नहीं कर रहा सर, आप मुझे थिंक टैंक बताएं जो इस वक्त पाकिस्तान के ट्रेड एग्रीमेंट्स के ऊपर फोकस कर रहा है। मुझे थिंक टैंक बताएं जो WTO के ऊपर फोकस कर रहा है। हमारे थिंक टैंकों का फोकस क्या होता है? जो मेरी और आपकी जवानी ज़ाया हो गई, बारामूला, बडग्राम, पूंछ और पुलवामा सेक्टर के अंदर क्या हुआ, 15 मिनट खबरनामे के ऊपर ये चलता रहा। इस पर थिंक टैंक मौजूद हैं जिनको पता नहीं कश्मीर नक्शे में है कहाँ और हमारे दरिया फूटते कहाँ से हैं। वो लोग कश्मीर के ऊपर थिंक टैंक बनाए बैठे हैं। माजरत के साथ आपको बताऊँगा,
बड़ी माजरत चाहूँगा, लेकिन थिंक टैंक हमारे पास कहाँ है मेरे मुल्क की माशी तरक्की के लिए, पॉवर्टी के लिए? एनजीओ आपको 1000 मिल जाएंगे। इट पुट्टो कहते हैं ना, इट पुट्टो, तो अंदर से आपको एनजीओ निकलता है। देखिए थिंक टैंक बताएं, थिंक टैंक मुझे। देखिए, एक तो अगर आप रजिस्टर्ड थिंक टैंक्स में तो गिनती के हैं, ठीक है, और अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक देखें तो कोई भी बड़े लिमिटेड, बगैर नाम लिए हुए मैं आप कहता हूँ कि वक्त मुख्तसर, जल्दी से आप बता। मगर जो चीज़ की ज़रूरत है वो रियल सेंस में हमारे पास कोई थिंक टैंक्स नहीं इंडिपेंडेंट, जो एड ड्रिवन या जो फंडिंग जिसकी बाहर से आ रही है, उनकी पब्लिकेशंस, उनकी कुछ सर्वेज वगैरह जो हैं वो तो इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो मैं उनको थिंक टैंक नहीं करूँगा, बल्कि थोड़ा सा डिस्टॉर्शन क्रिएट करते हैं। जो आपके अपने नेशनल इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करने के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करने के लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं होने चाहिए, वो है। इसके साथ ही हमारा वक्त जो है वो चूँकि ख़त्म हो गया, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि ये जो 3-4 हमारे मुल्क में काम हुए, एक मखसूस शख्सियत थी जिनके मुतालिक मैं कहता था सदर नहीं बन पाएंगे, सदर बन गए, मैं कहता था जज बहाल नहीं होंगे, जज बहाल हो गए, और मैं कहता था मार्केट 40,000 शायद क्रॉस नहीं करेगी शायद कभी भी तारीख़ में, लेकिन 40,000 भी क्रॉस हो गई। इससे मेरी उम्मीद यह बन गई कि मेरा प्यारा कश्मीर भी आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि नामुमकिनात इस मुल्क के अंदर होना शुरू हो गए। 40,000 का ताल्लुक कहीं चीफ मिनिस्टर के रेजिग्नेशन से तो नहीं है? हाँ, तो वैसे जब से उन्होंने रिज़ाइन किया स्टॉक मार्केट बड़ी तेज़ हो गई है। खैर, रिज़ाइन कर दिया उन्होंने, खैर एनीवे इसके बारे में हम बात करेंगे और गुफ्तगू करेंगे। वैसे आज भी अगर उनको कह दिया जाए तो शायद दोबारा से आकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया एसएम आरिफ साहब। मेरी भी तवक्कुआत हैं, नेक तमन्नाएँ हैं नए वज़ीर आला जनाब मुराद अली शाह साहब के लिए, जो बन जाएंगे, उम्मीद है, तवक्को ऐसे बताया जा रहा है मीडिया के ऊपर, अगर वो बनते हैं तो सिंध की माशी तरक्की के लिए बहुत सा काम किया जा सकता है। इसी के साथ ही नाजरीन आपसे इजाज़त चाहेंगे, लेकिन साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा मुतारक वक्तन फ़वक्तन हमारे पते आपके सामने, प्रोग्राम के अंदर हम 3 से 4 सवाल ज़रूर इंतखाब करेंगे, आप कोशिश कीजिए हमें भेज दीजिए। आज के लिए अली नासिर को, एसएम आरिफ साहब को, पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।